हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों। आइए आप सबका स्वागत है मैजोन क्लासेस के इस चैनल पे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि रिलेशंस क्या होती हैं एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन जो हमारे कोर्स में है हमने सारे स्टडी कर लिए थे। रिलेशंस के ऊपर कुछ कुछ हमने उसकी प्रॉपर्टीज एंड अच्छे अच्छे प्रॉब्लम डिस्कस कर ली थी। आइए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शंस के ऊपर। जैसे रिलेशन बेसिकली क्या होता है, आपके ऑर्डर्ड पेयर का एक छोटा पार्ट होता है, एक सबसेट होता है। ऑर्डर्ड पेयर वाले सारे एलिमेंट जरूरी नहीं कि रिलेशन के अंदर आए। सिमिलरली फंक्शन जो है वो रिलेशन का भी सबसेट है। कुछ रिलेशन ऐसी होंगी जो फंक्शन नहीं होंगी, लेकिन सारे फंक्शन रिलेशन जरूर होंगे। जैसे आपको बेसिक चीज बता देता हूं, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके अंदर कुछ रिलेशंस होती हैं एंड इसके भी अंदर कुछ कुछ आपके फंक्शंस होंगे। फंक्शन और रिलेशन में क्या फर्क होता है, ये वाली चीज चलिए आइए समझ लेते हैं फंक्शंस की डेफिनेशन से। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस। सबसे पहली चीज, फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक दो टर्मिनोलॉजी सीखेंगे हम, इमेज एंड प्री इमेज। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस होता है। हम ऑफिशियली फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ ए टू बी, इस तरीके से। अगर कोई फंक्शन ए से बी तक जा रहा है, जैसे रिलेशन बनाते हुए आप सेट लिखते हैं ना, पहला सेट दूसरा सेट, वहां से वहां रिलेशन डिफाइन होती है। सिमिलरली फंक्शन भी एक सेट से दूसरे सेट तक डिफाइन होता है। एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शन, यहाँ पे कोलन। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, इसको आप ऐसे रीड करेंगे, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। देखिए ये है आपका सपोज ए सेट, ये है आपका बी सेट। आपने फंक्शन डिफाइन किया ए से लेके बी तक, यहां पे आप लिखते हैं एफ। इसका मतलब एफ फंक्शन ऐसा है जो ए से बी तक डिफाइंड है। देखिए सपोज यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड सो नेचुरल नंबर का सेट है। यहाँ पे भी इस तरीके का एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। आपने एक रिलेशन डिफाइन कर दी, आपने एक रिलेशन डिफाइन कर दी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब y जो है बी सेट का एलिमेंट है, एक्स जो है ए सेट का एलिमेंट है। अगर आप इसको ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखेंगे, अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो जब एक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो वाई की वैल्यू 1 आएगी। जब एक्स की वैल्यू 2 लेंगे तो वाई की वैल्यू 4 आएगी। 2 जो है 4 से रिलेट होगा। सिमिलरली सपोज यहाँ पे 9 है, जब आप 3 लेंगे तो यहाँ पे वाई की वैल्यू आएगी 9। इस तरीके से फंक्शन बनेगा। अब अब मैं आपको दो टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ क्या होती है, इमेज एंड प्री इमेज। इमेज एंड प्री इमेज, यहां पे देखो फंक्शन ए से लेके बी तक डिफाइंड है। इसमें इमेज का क्या मतलब है, इस वाले डोमेन वाले सेट का जो एलिमेंट को डोमेन वाले जिस सेट से रिलेटेड है उसको हम बोलेंगे, यहां पे हम लिख देते हैं इमेज ऑफ 1 इज 2 अंडर एफ। अंडर एफ इसका मतलब है इस फंक्शन के अंदर 1 की इमेज क्या है 2, सॉरी 1 की इमेज 1 है। 1 की इमेज क्या है 1। इसका मतलब है कि डोमेन का जो एलिमेंट को डोमेन की जिस एलिमेंट से रिलेटेड है उस एलिमेंट को हम बोलेंगे इस एलिमेंट की इमेज। इस एलिमेंट की इमेज, इमेज ऑफ इस वन इज दिस वन अंडर एफ। प्री इमेज का मतलब, प्री इमेज का मतलब यहां पे देखो, इमेज को एग्जांपल देता हूं, इमेज ऑफ 2 इज 4, इमेज ऑफ 2 इज 4 अंडर एफ। इस फंक्शन के अंदर 2 की इमेज 4 है। प्री इमेज का मतलब 3 की इमेज 9 है। प्री इमेज का मतलब 4 की प्री इमेज क्या है 2। प्री इमेज ऑफ, उसका उल्टा, प्री इमेज ऑफ 4 इज 2, प्री इमेज ऑफ 9 इज 3। सिमिलरली अगर आप 16 का देखेंगे तो कितना आएगा 4 एंड सो ऑन। 1 की इमेज 1, 1 इस 1 की प्री इमेज 1, 2 की इमेज 4, 4 की प्री इमेज 2, 3 की इमेज 9, 9 की प्री इमेज 3। इसका मतलब है जो ए सेट के एलिमेंट है अगर वो बी सेट के किसी एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, फंक्शन से रिलेटेड है, तो उनको हम बोलेंगे उस एलिमेंट की इमेज। जो बी सेट के एलिमेंट ए सेट से जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से एसोसिएटेड है फंक्शन से, उसको हम बोलेंगे प्री इमेज ऑफ दैट एलिमेंट। आई होप आपको इमेज और प्री इमेज का फंडा समझ आ गया होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर सपोज यहां पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह y इज इक्वल टू एक्स क्यूब होता, 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन 8
27 एंड 64 इस तरीके से आएगा। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64। इमेज ऑफ 1 इज 1, इमेज ऑफ 2 इज 8, इमेज ऑफ 3 इज 27 अंडर दिस फंक्शन, इस फंक्शन के हिसाब से। इमेज ऑफ 4 इज 64। लेकिन प्री इमेज ऑफ 1 इज 1, प्री इमेज ऑफ 8 इज 2, प्री इमेज ऑफ 27 इज 3, प्री इमेज ऑफ 64 इज 4। जो इधर वाले एलिमेंट है वो आपके प्री इमेज में आएंगे, इधर वाले एलिमेंट आपके इमेज में आएंगे। एक बार ये वाली चीज आप नोट कर लीजिए। आइए लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, या फिर फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस है। ए रिलेशन इज सेट टू बी अ फंक्शन, ए रिलेशन इज सेट टू बी फंक्शन इफ दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए किसी रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए। हर फंक्शन रिलेशन जरूर होता है, वो सेट और सुपर सेट वाले फंडे से आपको समझ आ गया होगा। किसी रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। सपोज हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, एफ इज फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, every element of set A, every element of set A should have a image in set B. इसका मतलब सेट A, सपोज ये आपका सेट A, ये आपका सेट B, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं इनकी सबकी इमेज होनी चाहिए। अगर यहां कोई एलिमेंट ऐसा बच गया है जिसकी इमेज बी सेट में नहीं है तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगी। पहली कंडीशन है सेट ए का हर एलिमेंट की सेट बी में कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव ए यूनिक इमेज इन सेट बी। इसका क्या मतलब है, कई बार आप रिलेशन ऐसी देखेंगे जिसके अंदर सेट ए के एक एलिमेंट की बी के अंदर दो इमेज होंगी। इस टाइप से अगर कोई कंडीशन आ जाए, सेट ए के एक एलिमेंट की सेट बी में दो इमेज आ गई, तो ये वाली चीज फंक्शन नहीं होगी। क्योंकि फंक्शन होने के लिए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एलिमेंट शुड हैव ए यूनिक इमेज, इसकी खाली एक ही इमेज होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा इमेज हो गई तो ये वाली चीज फंक्शन नहीं कहलाएगी। तो किसी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए दो चीजों का खास ध्यान रखना पड़ेगा। जो आपका ए सेट है, जहां से आप फंक्शन को डिफाइन करना चालू कर रहे हैं, जहां से जहां आप रिश्तेदारी बना रहे हैं, जहां से जहां आप रिलेशन बना रहे हैं, वहां से उस सेट का कोई भी एलिमेंट बिना इमेज के बाकी नहीं रहना चाहिए। हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, हर एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोनों कंडीशन को अगर आप मर्ज करेंगे तो क्या निकल के आता है कि इस सेट के, प्री इमेज वाले सेट के, डोमेन वाले सेट के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। इमेज होनी चाहिए प्लस वो यूनिक होनी चाहिए। एक से ज्यादा होगी तो बात नहीं बनेगी, अगर एक भी नहीं हुई तो बात नहीं बनेगी। होनी भी चाहिए एंड एक ही इमेज होनी चाहिए। इस चीज को नोट कर लीजिए। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम कौन सी रिलेशन फंक्शन नहीं होती, कौन सी रिलेशन फंक्शन होती है। नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक सेट है सेट एक्स, दूसरा सेट है सेट वाई, ए बी सी डी 1 2 3 4 5। एक फंक्शन है, फंक्शन नंबर 1 f1 हमने डिफाइन किया एक्स से लेके वाई तक, एक्स से लेके वाई तक। उसके अंदर ये चार एलिमेंट है a1 b1 c3 d4, f2 है, सिमिलरली f3 है। आपको बताना है कि ये तीन फंक्शन है या नहीं है। अच्छा, किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन होती हैं। फंक्शन का जो डोमेन सेट है, प्री इमेज वाला सेट है ABCD, इसके हर एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए। इसका मतलब हर एलिमेंट की वाई सेट में एक इमेज होनी चाहिए एंड एक ही इमेज होनी चाहिए। आइए इन सब के एरो डायग्राम बना के हम समझ लेते हैं कि क्या ये फंक्शन है या नहीं। तो यहाँ पे x, यहाँ पे y, x से लेके y f1, इस तरीके से आप लिखेंगे इसको। फंक्शन 1 है जो x से लेके y तक है। x के एलिमेंट लिख देते हैं सारे A B C D, y के एलिमेंट लिख देते हैं सारे 1 2 3 4 5।
पहला पहला रिलेशन क्या है, A1 से कनेक्टेड है, A1 से कनेक्टेड है, B भी 1 से कनेक्टेड है, C 3 से कनेक्टेड है एंड D 4 से कनेक्टेड है। देखो किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए पहली कंडीशन, इधर वाले पूरे सेट के अंदर हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। ए की इमेज है, बी की है, सी की है, डी की है, चारों की इमेज है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन क्या थी कि हर एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। ए की भी एक ही इमेज है 1, बी की भी एक ही है 1, सी की भी एक ही है 3, डी की भी एक ही है 4। इसका मतलब इस रिलेशन को फंक्शन होने के लिए जो दोनों कंडीशन की जरूरत थी दोनों सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये वाला रिलेशन एक फंक्शन है, ये वाली जो कोरेस्पॉन्डेंस है, ये वाली जो मैपिंग है वो एक फंक्शन है। आइए F2 के लिए चेक कर लेते हैं। यहां पे सेट x, यहां पे y, यहां पे हम लिखेंगे F2। A B C D x के सारे एलिमेंट लिख देते हैं, यहाँ पे y के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, इस साइड कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। इधर जैसे आपको 2 और 5 एलिमेंट खाली दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इधर वाले एलिमेंट से फंक्शन होने ना होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फंक्शन होने ना होने से फर्क पड़ेगा खाली एक्स सेट से। यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, सबकी एक ही इमेज होनी चाहिए। यहाँ वाला चाहे 2 से कनेक्टेड हो, चाहे ना कनेक्टेड हो, चाहे 1 से कनेक्टेड हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से देखिए A 1 से कनेक्टेड है, A को 1 से जोड़ दिया, B 2 से कनेक्टेड है, C 4 से, फिर A 2 से भी कनेक्टेड है, A 2 से कनेक्टेड हो गया, D 5 से कनेक्टेड हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, पहली कंडीशन क्या थी फंक्शन होने के लिए कि चारों की इमेज होनी चाहिए। हाँ चारों की इमेज है, चारों कनेक्टेड जरूर है। दूसरी कंडीशन क्या थी, चारों की यूनिक इमेज होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए की 2 इमेज बन गई, A1 के साथ भी कनेक्टेड है, A2 के साथ भी कनेक्टेड है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन होने के लिए दोनों कंडीशन का पूरा होना जरूरी है। यहाँ पे कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये वाली चीज जो है, ये वाला कोरेस्पॉन्डेंस एक फंक्शन नहीं है। आइए थर्ड वाले के लिए चेक कर लेते हैं। एक्स वाई, यहां से आपका F3, तो एक्स के सारे एलिमेंट लिख देते हैं ABCD, वाई के 1 2 3 4 5। ए जो है 2 से कनेक्टेड है, बी जो है 1 से कनेक्टेड है, सी जो है 4 से कनेक्टेड है एंड डी 5 से कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, चारों एलिमेंट की ए इमेज है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ए की 1 के साथ, ए की 2 के साथ, बी की 1 के साथ, सी की 4 के साथ, डी की 5 के साथ, चारों एलिमेंट्स की इमेज तो है। सेकंड कंडीशन क्या होती है, चारों एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। हाँ चारों एलिमेंट की एक ही इमेज है, ए खाली 2 के साथ है और कहीं नहीं है, बी खाली 1 के साथ है, सी खाली 4 के साथ है, डी खाली 5 के साथ है। इसका मतलब ये भी एक फंक्शन है, क्योंकि हमारी फंक्शन होने की दोनों कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर लिए। आई होप आपको ये वाली चीज से पता चला होगा कि कब कोई रिलेशन फंक्शन होती है, कब कोई रिलेशन फंक्शन नहीं होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए जो है दो एलिमेंट के साथ चक्कर चला रहा था, दो एलिमेंट के साथ इसका रिलेशन था, इसलिए ये वाली चीज फंक्शन नहीं हुई। एंड ये वाली और ये वाली चीज, ये वाली दोनों रिलेशन फंक्शन क्वालिफाई हो गई, क्योंकि हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। नोट कर लीजिए इस एग्जाम्पल को। आइए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके हैं। देखो हमने रिलेशंस में ये 3 चीजें जरूर सीखी थी। रिलेशंस को हम रोस्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, सेट बिल्डर फॉर्म में भी, एंड एरो डायग्राम से भी हम रिलेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते थे। यहाँ पे फंक्शन में एक अलग तरीका है ग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, की कोई रिलेशन फंक्शन होती है या नहीं उसको पता करने के लिए एक और मेथड है। तो आइए इन तीनों को एक एक एग्जांपल से समझा देता हूं। वैसे आपको सेट थ्योरी से ही पता है रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होते हैं। एरो डायग्राम जो अभी तक हम बना रहे थे बार बार ओवल बना के, वो वाला एरो डायग्राम होता है। ग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन में आपको डिटेल में बताऊंगा। रोस्टर फॉर्म कुछ इस टाइप की होती है, 1 2 2 3 2 0 1 5 एंड इस तरीके से, जिसके अंदर आपके एलिमेंट्स पेयर में कोमा से सेपरेटेड हो एंड सारे एक एक पेयर वाइज लिखे हुए हो, जिसके अंदर आपको कोई फॉर्मूला टाइप से नहीं मिलेगा। सेट बिल्डर फॉर्म होती है कुछ इस तरीके से, एक्स वाई से रिलेटेड है, एक्स वाई का फंक्शन है, तो यहाँ पे वाई आपने डिफाइन कर दिया 3x + 5 एंड एक्स जो है नेचुरल नंबर सेट से आएगा।
तो इस टाइप से आप एक्स और वाई के बीच में कोई आइडेंटिफिकेशन बना देते हैं, कोई आइडेंटिटी बनाते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि एक्स की वैल्यू चेंज होने से वाई की वैल्यू कैसे कैसे चेंज होगी। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे आप कोई ना कोई फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे y इज लेस देन एक्स, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इस तरीके से कोई ना कोई फॉर्मूला यहाँ पे लिखा रहता है। रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट पेयर वाइज आइडेंटिफाइड होते हैं। एरो डायग्राम, एरो डायग्राम आपको पता ही है, इस तरीके से बनाते हैं हम एरो डायग्राम। ये सेट ए, ये सेट बी, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन रिलेटेड। यहाँ पे हम एलिमेंट्स लिखते हैं और एलिमेंट्स की मैपिंग करते हैं, एक दूसरे से एलिमेंट्स को हम कनेक्ट करते हैं। जैसे इस वाले को आप एरो डायग्राम पे बना के देख लो, आप बना पाओगे। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल समझे हैं मोस्टली एरो डायग्राम से ही समझे हैं। ग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, ये वाला पार्ट थोड़ा यूनिक है। देखिए, आप किसी भी पोलिनोमियल का या किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना के समझ सकते हैं कि वो वाली चीज फंक्शन क्वालिफाई हो रही है या नहीं हो रही। यहाँ पे जो रूल दिया होगा, यहाँ पे जो रूल दिया होगा, कुछ ना कुछ रूल दिया होगा, कुछ इक्वेशन दी होगी, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन होगी। सिमिलरली यहाँ पे जो पेयर दिए होंगे, अगर आप उन सबको कनेक्ट करेंगे, अगर आप उन सबको ग्राफ पे बनाएंगे, डायग्राम पे प्लॉट करेंगे, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो चीज फंक्शन है या नहीं है। सबसे बड़ी हिंट, सपोज आपने यहाँ पे एक्स एक्सिस लिया, यहाँ पे वाई एक्सिस लिया, किसी भी इक्वेशन का आपने ग्राफ प्लॉट किया, वो मान लो इस तरीके से आ गया। आप क्या करेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से, वाई एक्सिस के पैरेलल इस तरीके से लाइन खींचेंगे कि वो लाइन उस फंक्शन के ग्राफ को एक पॉइंट से ज्यादा जगह पे कट ना करे। जैसे आप देख सकते हैं, ये वाली लाइन इस कर्व को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। अगर आप कहीं भी लाइन खींचो, और वो ये वाली लाइन आप कहीं भी खींच सकते हो सीधे ऐसे, अगर ये वाली लाइन उस कर्व को एक से ज्यादा जगह पे कट कर रही है तो वो फंक्शन नहीं होगा। अगर एक ही जगह पे कट कर रही है तो वो फंक्शन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपने कोई इस तरह की कर्व ले रही, एक सर्कल है आपको पता है। अब अगर आप यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे सीधी, तो ये वाली लाइन इस कर्व को दो जगह पे कट कर रही है। इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो रिलेशन है, वो फंक्शन नहीं है, ये वाली रिलेशन फंक्शन है। तो आप ग्राफ से इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप एक्स और वाई की वैल्यू लीजिए, आप ग्राफ प्लॉट कीजिए, वहां से आप वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींच के देखो, अगर वो लाइन उस कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो वो फंक्शन नहीं है, खाली एक पे ही कट कर रही है तो वो फंक्शन है। और भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज इस तरह की कर्व है, इस तरह की कर्व को हम पैराबोला बोलते हैं। वो आप 11th में आगे जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आप नाम याद रख लो, इसको हम बोलते हैं पैराबोला। अगर सपोज मैं यहाँ पे कोई लाइन खींचता हूँ जो इसके पैरेलल है सीधी, तो वो इस कर्व को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दो पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब ये वाली रिलेशन भी एक फंक्शन नहीं है। अगर मान लो आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाए इस तरीके की स्ट्रेट लाइन आ गई, अब आप वाई एक्सिस के पैरेलल कहीं भी लाइन खींच दीजिए, वो वाली लाइन इस कर्व को खाली एक ही पॉइंट पे कट करेगी। इसीलिए ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये वाली लाइन इनको एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है। इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक कर्व स्केच की है मैंने। आपको ग्राफ से, ग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन मेथड से बताना है कि ये वाली जो y और x के बीच में रिलेशन है, जो कर्व है, वो एक फंक्शन रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही। देखो, ऐसे तो आप y के पैरेलल लाइन यहां भी खींच सकते हैं, लेकिन उससे कुछ मतलब नहीं होगा। आपको एक ऐसी लाइन ढूंढनी है जो y एक्सिस के पैरेलल हो और इस कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर दे। हमने ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, आप देख सकते हैं ये वाली लाइन इस कर्व को 1 2 3 4 बहुत सारे पॉइंट्स पे कट कर रही है। अगर ये वाली लाइन किसी भी कर्व को एक पॉइंट से भी ज्यादा कट करती है, चाहे खाली दो पे ही करे, तो ये वाली चीज फंक्शन नहीं होगी, ये वाली चीज आपकी फंक्शन क्वालिफाई नहीं हो रही है, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। y इज इक्वल टू 1/x, x और y के बीच में आपको एक रिलेशन दे रखा है, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको दे रखा है कि x 0 से बड़ा है। फाइंड वेदर इज ए फंक्शन और नॉट। एक जो कोरेस्पॉन्डेंस हमने बनाई है, एक रिलेशन हमने बनाई है x से लेके y तक, आपको बताना है कि ये वाली चीज फंक्शन क्वालिफाई हो रही है या नहीं हो रही। y इज इक्वल टू 1/x। तो हम क्या करेंगे,
पॉइंट्स ले लेके इन कर्व को प्लॉट करना सीखते हैं एंड उसके बाद वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच के देखेंगे कि ये वाली लाइन कहीं उसको 1 पॉइंट से ज्यादा कट तो नहीं कर रही। देखो x की वैल्यू हमको 0 से बड़ी ही लेनी है या इक्वल भी ले सकते हैं। देखो जब आप x की वैल्यू 0 लोगे, x की वैल्यू यहाँ पे इक्वालिटी लगी है, x की वैल्यू 0 अगर आपने ली तो 1/0 एक ऐसी टर्म है जो मैथ के अंदर यूजुअली डिफाइंड नहीं है, बट तब भी अगर आपको सोचना हो तो आप उसको इस तरीके से सोचो, 1 को आपने बहुत बहुत छोटे नंबर से डिवाइड किया है। अगर आप किसी भी नंबर को बहुत बहुत छोटे नंबर से डिवाइड करते हो तो उस नंबर की वैल्यू बहुत ही बड़ी लार्ज नंबर आएगी एकदम। उस लार्ज नंबर को मैथ में इन्फिनिटी का नाम दे दिया गया है, इस सिंबल से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं और कोई डायरेक्शन नहीं होती इसकी एंड ये वाली वैल्यू कभी अचीव नहीं होती है। तो देखो जब आप x की वैल्यू 0 ले रहे हो तो y की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है। इन्फिनिटी मतलब मैंने यहाँ पे ले लिया बहुत ही ऊपर, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू मैंने बहुत ही ऊपर ले ली। x की वैल्यू जब आप 1 लेंगे, x की वैल्यू जब आप 1 लेंगे तो 1/1 y की वैल्यू भी 1 आएगी, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू 2 लेंगे आप, x की वैल्यू 2 के ऊपर y की वैल्यू 1/2 आएगी, यहाँ पे आएगा 1/2, यहाँ पे आ गई इसकी वैल्यू 1/2। x की वैल्यू 3 के ऊपर इसकी वैल्यू और घट जाएगी 1/3, 4 के ऊपर 1/4 एंड सो ऑन। जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे y की वैल्यू घटती जाएगी। सपोज आपने x की वैल्यू 1/2 ले ली, सपोज आपने x की वैल्यू 1/2 ले ली, 1/2 लिखेंगे वो 2 ऊपर चला जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 2, 1/2 पे इसकी वैल्यू है 2। सिमिलरली 1/3 पे 3 आएगी, 1/4 पे 4 आएगी एंड सो ऑन। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको एक इस टाइप की कर्व दिखेगी, आपको एक इस टाइप की कर्व जाती हुई दिखेगी जो यहाँ पे एकदम ऊपर जा रही है इन्फिनिटी। ये आपको मिलाना नहीं है क्योंकि किसी को नहीं पता कि इन्फिनिटी कहाँ पे है। आप इसको बिना टच जस्ट छोड़ दीजिए कि ऐसा लगेगा कि आगे जाके कहीं मिल जाएंगे, बट एक्चुअल में कहीं मिलते नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे होगा जब x की बहुत बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, 1 को आप बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 0 आ जाएगा, एग्जैक्ट 0 कभी नहीं आएगा। अब देखो आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो, वाई एक्सिस के पैरेलल कितनी भी लाइन ड्रॉ कर लो, ये वाली जो लाइन है इस कर्व को एक से ज्यादा कहीं कट नहीं कर रही है, एक से ज्यादा कहीं कट नहीं कर रही। इसका मतलब ये वाली चीज एक फंक्शन है। हेंस हमारा आंसर है यस, y इज इक्वल टू 1/x जो रिलेशन है वो एक फंक्शन है। नोट कर लीजिए इसको। आइए अब हम थोड़ा सा और डीप में बात कर लेते हैं फंक्शंस के ऊपर। उसके लिए मैं 2 टर्म लिख देता हूं, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों टर्म्स के अंदर एक कॉमन वर्ड है वेरिएबल। वेरिएबल ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जिस एक्सप्रेशन की या जिस नंबर की वैल्यू फिक्स होती है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। जो चीज कांस्टेंट नहीं है वो वेरिएबल है, जिस नंबर की वैल्यू चेंज होती रहती है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। अब देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू मैंने ले लिया 2x + 5, y इज इक्वल टू 2x + 5 ले लिया मैंने, y और x के बीच में रिलेशन बना दी, एक y और x के बीच में एक आइडेंटिटी बना दी मैंने। अब देखो अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 + 5 7। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 7। अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं, तो 2 × 2 4, 4 + 5 y की वैल्यू आ रही है 9। इस तरीके से पेयर बन रहे हैं। अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूं, 2 × 3 6, 6 + 5 11। आप क्लियरली ट्रेंड देख सकते हैं कि अगर मैं x की वैल्यू चेंज कर रहा हूं तो y की वैल्यू अपने आप x के हिसाब से चेंज हो रही है। जब मैंने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 7 आ गई, जब मैंने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू 9 आ गई, जब मैंने x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू 11 आ गई। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम x में चेंज कर रहे हैं y में चेंज उसके हिसाब से होता जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हम x की वैल्यू बिना किसी के रेफरेंस में आए चेंज कर रहे हैं, बिना किसी के दबाव में आए हम x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं y की वैल्यू उसके हिसाब से चेंज हो जा रही है। इसका मतलब जो y है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो x की वैल्यू होगी उसके हिसाब से ही y की वैल्यू आएगी। बेसिकली y इज डिपेंडिंग ऑन x।
एक्स की वैल्यू के हिसाब से वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, तो वाई क्या है, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब वाई क्या हो गया, वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल, वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे जैसे आपने एक्स की वैल्यू चेंज करी, वाई की वैल्यू अपने आप चेंज हो गई। इसका मतलब वाई के अंदर जो चेंज है वो एक्स के अंदर चेंज के ऊपर डिपेंडेंट है, वो एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक्स तो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स तो अपना खुला गेम कर रहा है, एक्स की वैल्यू चेंज करने पे वाई का कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन जैसे ही एक्स के अंदर वैल्यू चेंज हुई, वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका मतलब वाई की वैल्यू एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब वाई आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वाई आपका हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स आपका हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फंक्शन, फंक्शन अगर हम इसको माने तो इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्स। इसको हम ऐसे रीड करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स। इसका मतलब है जो ये वाई वाली चीज है वो एक एक्स का फंक्शन है। एक्स का फंक्शन होने का मतलब क्या है कि इस चीज की वैल्यू, इस चीज की वैल्यू एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। जो भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मान लो मैंने इस तरीके से कुछ लिख दिया, t इज इक्वल टू 3c प्लस 7, t इज इक्वल टू 3c प्लस 7। जब आप c की वैल्यू 0 लोगे तो t की वैल्यू 7 आएगी, c की वैल्यू 1 लोगे तो t की वैल्यू 10 आएगी। यहां पे आप क्या देख सकते हैं कि c जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और t जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है c के ऊपर। तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू 3c प्लस 7। फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू 3c प्लस 7। इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो c के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो c के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप देख सकते हैं कि जैसे हम c की वैल्यू चेंज करेंगे, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसी को नाम दिया हुआ है t, इसी को हमने नाम दिया हुआ है t। तो बेसिकली एफ ऑफ एक्स का मतलब है फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स होने का क्या मतलब है कि ये चीज एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, अगर हम एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो ये मतलब होता है फंक्शन ऑफ एक्स होने का। नोट कर लीजिए सारी चीज। अब देखो, ये टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है 9/5 टाइम्स टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। बेसिकली ये जो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट वाली चीज है, क्या हम बोल सकते हैं कि ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर टेम्परेचर इन सेल्सियस सी चेंज होगा तो उस हिसाब से टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट भी चेंज हो जाएगा, टीएफ भी चेंज हो जाएगा। तो टीएफ को हमने क्या बोल दिया, टीएफ इज बेसिकली ए फंक्शन ऑफ सी, ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर हम सी की वैल्यू चेंज करेंगे तो ये वाली चीज चेंज होगी, इसीलिए हम टीएफ को बोल सकते हैं कि ये एक सी का फंक्शन है, एफ ऑफ सी। अब आपको निकालना क्या है, एफ ऑफ जीरो निकालना है। देखो एफ ऑफ जीरो निकालने का बहुत सिंपल फंडा है, आपके सामने एफ सी दे रखा है। अब एफ ऑफ जीरो निकालने का मतलब क्या है, आपको यहाँ पे सी की जगह जीरो रखना पड़ेगा। आप क्या करें, दोनों साइड पुट बोथ साइड्स c इज इक्वल टू जीरो। आप c की वैल्यू जीरो रख दो, यहाँ पे हो जाएगा एफ जीरो 9/5 इंटू जीरो, वो जीरो हो जाएगा, 0 प्लस 32, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 32। तो एफ जीरो का मतलब है, अगर आपको एफ सी दे रखा है 9/5 c प्लस 32, तो आप c की वैल्यू जीरो रख दो, इस साइड भी और इस साइड भी। आपने यहाँ पे c की वैल्यू जीरो रखी, आ गया एफ जीरो, एंड यहाँ पे आपने c की वैल्यू जीरो रखी तो ये आ गया 32। सिमिलरली एफ वन निकालना है आपको, इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड c की वैल्यू 1 रख दो, c की वैल्यू 1 रख दी आपने, ये हो जाएगा 9/5 प्लस 32। अब इसको कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई कर लेना, वो अपने मुद्दे नहीं है, वो अपने काम की बात नहीं है। हमारे काम की बात है कि कैसे फंक्शन के अंदर नंबर चेंज करने से इधर वाली चीज आपकी चेंज हो जाएगी। एफ ऑफ -2, एफ ऑफ -2 क्या होगा, सी की वैल्यू दोनों साइड आप -2 रख दीजिए। यहाँ पे जैसे हमने सी की जगह -2 रख दिया, पहले 0 रखा था, यहाँ पे 1 रख दिया, ये हो जाएगा -18/5 प्लस 32। अब इसके बाद इसको कैलकुलेट सिंप्लीफाई कर लीजिए, वो हमारे काम की चीज नहीं है। मेन चीज हमको ये समझनी थी कि किस तरीके से अगर कोई फंक्शन सी का है तो उसके अंदर वैल्यू चेंज करने से हमारी अलग अलग वैल्यू आती जाएंगी। आपको एक और सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, एक और सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। मान लो एफ एक्स दे रखा है आपको 3x - 30, एफ एक्स दे रखा है आपको 3x - 30, एंड ये वाली चीज आपकी y है। y बेसिकली क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है,
y जो है x का फंक्शन है। x के फंक्शन का होने का मतलब है कि जहां पे अगर आप x की वैल्यू चेंज करोगे तो इस चीज की वैल्यू चेंज होती जाएगी अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे अगर आप f0 निकालेंगे, f0 निकालने का सिंपल सा फंडा है, जहां जहां पे भी x है वहां वहां पे आप 0 रख दो। यहां रखेंगे 0 तो ये कितना हो जाएगा -30। f1 निकालना है आपको, जहां जहां पे भी x है वहां वहां पे आप 1 रख दो। 3 इंटू 1 -30 तो ये हो जाएगा आपका -27। सिमिलरली f10 अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, जहां जहां पे भी x दिख रहा है आपको वहां वहां पे आप 10 रख दो। 3 इंटू 10 -30 तो ये हो जाएगा 0। ऐसा जरूर पॉसिबल है कि फंक्शन की किसी पॉइंट पे वैल्यू 0 आ जाए, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू इनडायरेक्टली क्या है, y की वैल्यू। अब y की वैल्यू तो आपको पता है 0 आ ही सकती है, जैसे यहाँ सारे पॉइंट पे इस एक्सिस पे y की वैल्यू 0 ही होती है। तो फंक्शन की वैल्यू 0 आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है, पॉजिटिव आ सकती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे कैसे, अगर आपको फंक्शन x की टर्म्स में दे रखा है और आपसे f1 पूछा गया है, तो इसका मतलब दुनिया में RHS साइड में आपको जहां जहां पे भी x दिख रहा है वहां वहां पे आप 1 रख दो। देखो एक और इलस्ट्रेशन लेता हूं मैं सिंपल सी, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे का कंसेप्ट देखेंगे। f ऑफ x दे रखा है आपको x² प्लस x प्लस 1। इस बार ये लीनियर की बजाय थोड़ा सा क्वाड्रेटिक टर्म्स में आ गया, क्वाड्रेटिक टर्म्स में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको निकालना है f0 f-1 एंड f1। आपको f0 f-1 एंड f1 निकालना। देखो अगर आपको f0 निकालना है, f0 निकालना है तो आप क्या करेंगे, दुनिया में आपको जहां जहां पे भी x दिख रहा है वहां वहां पे आप 0 रख दो, क्योंकि आपको f0 की वैल्यू निकालनी है। 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 1 तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 1। आपको f-1 निकालना है, जहां जहां पे भी x है वहां वहां पे आप -1 रख दो। -1 का स्क्वायर ये हो जाएगा -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 -1 प्लस 1 ये आ गया आपके पास 1। f1 निकालना है, जहां जहां पे भी x दिख रहा है वहां वहां पे आप 1 रख दो। 1 का स्क्वायर 1 होता है 1 और ये वाला भी 1 है ही, तो ये वैल्यू आ गया आपकी 3। f0 आ गया आपके पास 1, f-1 आ गया 1, f1 की वैल्यू आ गई 3। तो शायद इन तीनों एग्जाम्पल से आप समझ पाए होंगे कि फंक्शन का क्या मतलब होता है एंड फंक्शन की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर सपोज आपको यहाँ पे f5000 की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, जहां जहां x है वहां वहां पे आप x की वैल्यू 5000 रख दो। देखो स्टूडेंट्स, आपके सामने इधर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस वाले को हम बाद में डील करेंगे। f ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 5। आपको f0 f1 f-2 निकालना है। अगर आपको f0 निकालना है, आपको f ऑफ x प्लस 1 दे रखा है, इस बार f ऑफ x नहीं दे रखा, थोड़ा सा एग्जामिनर ने क्वेश्चन चेंज कर दिया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आपको f0 निकालना है, इसका मतलब f के जो अंदर वाली चीज है वो 0 होनी चाहिए। ऐसे आप मैच करेंगे, इसका मतलब x प्लस 1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। x की कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू -1 आप RHS में रख दो। 3 इंटू -1 प्लस 5 ये हो जाएगा आपके पास 2। मैंने सिंपली क्या किया, आपको f0 निकालना है ना, तो आप इधर वाली चीज 0 बना दो। इधर वाली चीज 0 कितने पे बन रही है, x की वैल्यू -1 के ऊपर 0 बन रही है, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। तो हमने x की वैल्यू इधर -1 रखी है, तो इधर भी हमको -1 ही रखनी पड़ेगी, वो हमने -1 यहाँ पे भी रख दी। सिमिलरली f1 आपको निकालना है। f1 का मतलब जो इसके अंदर वाली चीज है x प्लस 1, उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 0। इस बार आप क्या करो, f1 निकालने के लिए आपको दोनों साइड x की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। यहाँ x की वैल्यू 0 रखेंगे, हो जाएगा f1, और यहाँ x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 5 ये हो जाएगी आपके पास 5। आई होप आप ये वाली चीज समझ सकते हो। f ऑफ -2, इसका मतलब क्या है कि जो अंदर वाली चीज है x प्लस 1, जो इसके अंदर इनपुट है, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली चीज है x वाली, वो वाली x प्लस 1 की चीज -2 के इक्वल होनी चाहिए। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, -3। इसका मतलब आप दोनों साइड x की वैल्यू -3 रख दो। यहाँ पे -3 रखोगे तो -3 प्लस 1 -2 हो जाएगी, यहाँ पे -3 रख देते हैं। 3 इंटू -3 प्लस 5 -9 प्लस 5 हो जाएगा -4। तो इस तरीके से अगर अंदर वाली चीज थोड़ी चेंज होके भी आ जाए, जैसे यहाँ पे x प्लस 1 आ गया, मान लो आपके पास x स्क्वायर आ जाए या x क्यूब आ जाए या x अपॉन 1 आ जाए या 1 अपॉन x आ जाए, कुछ भी चेंज होके आ सकता है, तो आप अकॉर्डिंगली डील कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है, जो x की वैल्यू आप इधर रखेंगे वही आपको x की वैल्यू इधर रखनी है। ऐसा नहीं हो
कि आपने यहाँ एक्स की वैल्यू 0 रख दी, यहाँ आपने एक्स की वैल्यू 1 रख दी, या यहाँ -1 रख दी, यहाँ 0 रख दी। ऐसा काम आप मत करना। ये वाली चीज देख के आप कंफ्यूज मत हो जाना। आपको एक्स की वैल्यू पे ध्यान देना है, आपको एक्स की वैल्यू पे ध्यान देना है कि हम दोनों साइड क्या एक्स की वैल्यू रखें, अंदर वाली चीज चेंज हो सकती है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। एक बार नोटिस करो सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है आपके राइट हैंड साइड में, y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई एक x का फंक्शन है और वो फंक्शन दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ x। स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब x की पावर 1/2 एंड x जो है 0 से बड़ा है, क्योंकि हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव चीजें डिफाइंड नहीं होती, 0 या उससे बड़ी वाली चीज डिफाइंड होती है। आपको बताना है कि ये जो फंक्शन, ये जो कोरस्पॉन्डेंस रिलेशन मैंने लिखी है, ये वाली चीज एक फंक्शन है या नहीं। देखो ऐसे तो हमको फंक्शन का पता नहीं चलेगा, क्योंकि x से बड़ी, जो x की वैल्यू 0 से बड़ी, तो कितनी वैल्यू हम ले लेके देखेंगे कि हमको एरो डायग्राम बनाए और वहां से हम मैप करें तो पता चले कि कोई वैल्यू डबल मैप हो रही है या नहीं, तो हम बता पाएंगे। x की 0 से बड़ी वैल्यू तो पता नहीं कितनी होती है, लाखों अनगिनत वैल्यू होती है, 0.1259,000 टिल इन्फिनिटी, कितनी वैल्यू ले सकते हो। ये तो एक बात तो साफ, हम इसका वैल्यू ले लेके एरो डायग्राम तो नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने के लिए ग्राफ बनाना सीख लेते हैं। इसका ग्राफ से एक झटके में पता चल जाएगा, 2-3 पॉइंट लेंगे और वहां से हमको कर्व का आइडिया हो जाएगा। उसके बाद हम वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच के देखेंगे, अगर वो उस कर्व को एक पॉइंट से ज्यादा पे कट कर रही होगी तो फंक्शन नहीं है, अदरवाइज फंक्शन है। तो आइए एक बार ग्राफ बना लेते हैं इसका। हमको x की वैल्यू 0 से बड़ी पे ही डील करना है, तो इधर हमारी वैल्यूज आएंगी ही नहीं। x की वैल्यू अब 0 ले लो सबसे पहले, तो क्योंकि इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है। x की वैल्यू 0 लेते ही fx, यहाँ पे y बेसिकली आपका क्या है, fx है, फंक्शन ऑफ x। जब आप x की वैल्यू चेंज करोगे तो उसी हिसाब से fx की वैल्यू चेंज हो जाएगी। x की वैल्यू 0 ली, रूट 0 0, तो 0 0 पे यहाँ पे एक पॉइंट आ गया। जब आपने x की वैल्यू 1 ली, आपने x की वैल्यू 1 ली तो 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया। 1 का स्क्वायर रूट, हालांकि आप -1 भी ले सकते हो, 1 का स्क्वायर रूट -1 भी ले सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। उसके बाद x की वैल्यू आप लोगे 2, तो x की वैल्यू 2 के ऊपर जब आप x की वैल्यू 2 लोगे तो ये आएगा आपके पास √2। √2 होता है अप्रोक्सीमेटली 1.4, √2 होता है अप्रोक्सीमेटली 1.4। सिमिलरली अब x की वैल्यू 3 लेंगे, 4 लेंगे, 4 के ऊपर ये आ जाएगा 2, 4 के ऊपर ये आ जाएगा 2, क्योंकि 4 का रूट होता है 2। एंड अगर आप और आगे वैल्यूज लेंगे, अब आपको शायद कर्व का आइडिया हो गया होगा, ये कुछ इस टाइप से कर्व आएगी। x की वैल्यू ज्यादा बढ़ने से y के अंदर ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा। अब आप देख लीजिए, कोई भी लाइन आप y एक्सिस के पैरेलल खींचिए, इस कर्व को एक पॉइंट से ज्यादा पे कट नहीं करती पाएगी। इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला जो कोरेस्पॉन्डेंस है, ये वाली जो मैपिंग है, वो एक फंक्शन है। नोट कर लीजिए इसको। देखो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड वाले पे फोकस करो। सबसे पहले y इज इक्वल टू, एक रिलेशन है, क्योंकि आपको सबसे पहले ही पेयर दिख गया n, 1/n। यहाँ पे यूजुअली हमारा पेयर किस तरीके से होता है, x, y की तरीके से पेयर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू n ले ली गई है, y की वैल्यू 1/n ले ली गई है। और n जो है पॉजिटिव इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। z मैंने आपको सेट थ्योरी में बताया था, z का मतलब होता है इंटीजर्स, एंड यहाँ पे जो प्लस लगा है इसका मतलब खाली पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, जो इंटीजर्स आपके 0 से बड़े हैं, 1 2 3 4, उन सारे इंटीजर्स की यहाँ पे बात हो रही है। आपको बताना है कि ये वाली रिलेशन, ये वाला जो सेट है, वो फंक्शन के लिए क्वालिफाई हो रहा है या नहीं, ये वाली चीज फंक्शन है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक बार n, 1/n के अंदर या तो आप पेयर्स बना के देख लीजिए, क्योंकि आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना आसान होगा। पॉजिटिव इंटीजर्स आप n की वैल्यू 1 2 उस हिसाब से लेते जाइए, फिर आप एरो डायग्राम से चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप अगेन यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं, यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को मे बी दोनों तरीके से हम समझ लेते हैं और उसके बाद पता लगा लेंगे कि ये वाली चीज फंक्शन है या नहीं है। सबसे पहले एक बार हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले n की वैल्यू हमने 1 ली तो 1/1 भी 1 ही आएगा। n की वैल्यू 2 ली, n की वैल्यू 2 लेते ही तो 1/n की वैल्यू आ जाएगी 1/2। n की वैल्यू 3 लेते ही 1/3, 4 लेते ही 1/4 एंड
सो ऑन। ये एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर कहाँ जाके खत्म होते हैं किसी को नहीं पता। आप वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, ये वाली चीज आती जाएगी। देखो, अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, सबसे पहले तो आपने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया, तो एरो डायग्राम से चेक कर लो। एरो डायग्राम से चेक करना तो आसान है एकदम। यहाँ पे आपने लिया x, यहाँ पे आपने लिया y, क्योंकि या तो यहाँ पे n लिखा हुआ है, यहाँ पे 1/n लिखा हुआ है, ठीक है। तो x से y एक फंक्शन है। n की वैल्यू 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर लिख दो आप सारे यहाँ पे, एंड 1 2 3 यहाँ पे भी सारे पॉजिटिव इंटीजर लिख दो। 1 की वैल्यू 1 से मैप हो रही है, 1 की वैल्यू 1 से, सॉरी हाँ, 1 की वैल्यू 1/2 से मैप हो रही है, 2 की वैल्यू 1/2 से मैप हो रही है, 2 की वैल्यू 1/2 से मैप हो रही है, 3 की वैल्यू 1/3 से, 4 की वैल्यू 1/4 से। आप खुद देख सकते हैं कि यहां वाले सारे एलिमेंट मैप जरूर हो जाएंगे, यहां वाले सारे एलिमेंट मैप हो जाएंगे, क्योंकि हर के हिसाब से कोई ना कोई वैल्यू जरूर है। 4 के हिसाब से 4 है, अगर यहाँ पे 500 आएगा तो उसके हिसाब से 1/500 मिलेगी। तो सबकी एक एक इमेज जरूर है। और खास बात क्या है कि सबकी एक ही यूनिक इमेज मिलेगी आपको। सेकंड कंडीशन क्या होती है, यूनिक इमेज चेक करना। अब 1 की वैल्यू 1 से अलावा कुछ नहीं आ सकती। जब आप 1 को 1 से डिवाइड करोगे 1 ही आएगा। ये तो है नहीं कि कभी 1 आ गया कभी 2 आ गया, तो कभी सर्टेनिटी ना हो। लेकिन 1 को जब आप 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा। 1/2 भी एक फिक्स वैल्यू है, 1/3 भी एक फिक्स वैल्यू है। एंड आगे जितने भी नंबर आएंगे, कोई ऐसा तो है नहीं कि 1/2 आगे जाके फिर से आ जाएगा। 1/2 जब भी आएगा जब यहाँ पे 2 होगा। तो इसका मतलब इन सारे एलिमेंट्स की यूनिक इमेज भी है और एक इमेज जरूर है। इसका मतलब ये एक फंक्शन हो गया, एक फंक्शन हो गया। अब आइए इसको एक बार चेक कर लेते हैं हम ग्राफ मेथड से भी। बेसिकली ये ऐसा लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 1/y, x इज इक्वल टू 1/y, या फिर आप इसको घुमा के लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/x। y को इधर ले आओ, x को इधर ले आओ, एंड y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ हमने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में बनाना सीखा था। वो कुछ इस टाइप से आ रहा था, आपने ध्यान दिया होगा तो। y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ, आप वैल्यूज लेंगे, y की वैल्यू 1 लेंगे, x की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 2 लेंगे, y की वैल्यू 1/2 आएगी, एंड सो ऑन। तो यहाँ आप कितनी भी लाइन खींच के देख लीजिए, ये y एक्सिस के पैरेलल ही दिखेगी आपको। इसका मतलब ये वाली जो कोरस्पॉन्डेंस है, ये वाले जो सारे पेयर्स बनेंगे वो एक फंक्शन के थ्रू मैप होने वाले हैं। ये वाली चीज एक फंक्शन है। तो आपका आंसर है यस, हाँ ये एक फंक्शन है। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, y इज इक्वल टू 1/x-1। x जो है 0 या उससे बड़ा है। आपको बताना है कि जो y और x के बीच में ये वाली रिलेशन है, क्या वो फंक्शन है या नहीं है। देखो, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब x की सारी वैल्यूज के ऊपर y की कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए। यही वाला फंडा होता है ना। x की, यहाँ पे x की वैल्यूज लोगे आप, यहाँ की y की वैल्यूज लोगे, x की सारी वैल्यूज के हिसाब से y की कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। अब x की वैल्यू 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी अलग अलग। लेकिन अगर आपने x की वैल्यू 1 ले ली, अब x की वैल्यू 1 तो ले ही सकते हैं हम, 0 से बड़ी वैल्यू है। सपोज आपने x की वैल्यू 1 ले ली, तो ये कितना हो जाएगा 1/0। अब 1/0 ऐसी चीज है जो डिफाइंड नहीं है। 1/0 वाली चीज इस सेट के अंदर नहीं मिलेगी, क्योंकि 1/0 तो डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो 1 होगा, x सेट में एक 1 जरूर होगा, उसकी किसी के साथ मैपिंग नहीं हो पाएगी, उसकी रिलेशन नहीं बनेगी यहाँ पे, क्योंकि वो जुड़ेगा किससे, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी यहाँ पे होता नहीं है, तो 1 की वैल्यू किसी से मैप नहीं हो पाएगी। और फंक्शन होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, इधर वाले सारे एलिमेंट की मैपिंग। अब इधर एक भी एलिमेंट छूट गया तो वो फंक्शन नहीं होता। और इस क्वेश्चन में हमारा x की वैल्यू 1 छूट रही है, क्योंकि x की वैल्यू 1 तो हम ले ही नहीं सकते, y की क्या वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब 1 किसी से कनेक्टेड नहीं है, 1 की कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे ये वाली चीज जो है फंक्शन नहीं है। तो नोट कर लीजिए, ये वाली चीज फंक्शन नहीं है, ये वाली चीज फंक्शन है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट है, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स का एक फंक्शन है fx, वो है एक्स क्यूब के बराबर, जो इस सेट से लेके इस सेट तक है। आप यहाँ पे इसको a सेट मान लीजिए, एंड यहाँ पे इसको b सेट मान लीजिए, जो a सेट से लेके b सेट तक है। f ऐसा फंक्शन है जो a से लेके b तक है। आपको बताना है कि ये वाली चीज फंक्शन होने के लिए क्वालिफाई हो रही है या नहीं हो रही। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन होने के लिए किसी भी रिलेशन की कोरेस्पोंडेंस अगर हमको चेक करनी है, तो हम एरो डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे
तीन ही एलिमेंट है तो ग्राफ बनाने का कोई मतलब नहीं है। जब बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं तब हम ग्राफ बनाने का सोचते हैं। तीन ही एलिमेंट है तो हमको एरो डायग्राम से आसानी से पता चल जाएगा। जब यहाँ पे x की वैल्यू -1 है, देखो यहाँ वाले जो एलिमेंट होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, x इज इक्वल टू वाई, वाई का मतलब fx। तो यहाँ पे आप हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हो, इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट तक चीजें जाती हैं। तो यहाँ पे आपने रख लिया -1 0 1, यहाँ पे आपने रख लिया 0 1 2 3। तो यहाँ से यहाँ तक फंक्शन डिफाइन हो गया। अब देखो जब आप -1 रखोगे, x की वैल्यू जब आपने -1 रखी तो fx की कितनी वैल्यू आएगी, -1 का क्यूब। अब -1 का क्यूब कितना होता है, -1। तो इसका मतलब -1 को कनेक्ट होने के लिए यहाँ पे एक -1 होना चाहिए था, यहाँ पे कोई -1 है ही नहीं। इसका मतलब -1 की कोई इमेज ही नहीं मिली y के अंदर। अगर किसी भी एलिमेंट की इधर वाले सेट में किसी भी एलिमेंट की इमेज यहाँ नहीं मिलती, इसका मतलब ये वाली चीज फंक्शन नहीं होता। तो आपको पहले एलिमेंट से पता चल गया, आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सिंपल फंडा है, आप एलिमेंट वाइज एलिमेंट fx की वैल्यू निकालिए, वो वाली वैल्यू अगर यहाँ पे मिल रही है, मैप हो रही है, तो फंक्शन है, नहीं तो फंक्शन नहीं है। आइए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 0 1 4, और ये कहां से कहां तक है, -2 -1 0 1 2 0। x की वैल्यू 0 रखी तो fx की वैल्यू कितनी आई, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 से 0 रिलेट हो गया भैया। x की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू 1 रखी तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर आ गया 1, 1 का स्क्वायर आ गया 1। x की वैल्यू 4 रखी, x की वैल्यू 4 रखी तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। अरे इस सेट के अंदर 16 नहीं मिला हमको, इसका मतलब 4 की कोई इमेज इस सेट के अंदर नहीं बनेगी। अगर किसी एलिमेंट की इस सेट के अंदर किसी एलिमेंट की इमेज इस सेट नहीं बनती है, इसका मतलब वो एक फंक्शन नहीं है। तो ये वाला भी फंक्शन नहीं है। आइए थर्ड पार्ट हम चेक कर लेते हैं एक बार। 0 1 4 -2 -1 0 1 2, एंड ये भी है आपका x से लेके y, इस तरीके से। जब आपने x की वैल्यू 0 रखी, 0 का स्क्वायर रूट कितना आया, 0, 0 जुड़ गया 0 से। जब आपने x की वैल्यू 1 रखी, 1 का स्क्वायर रूट कितना आया, 1, 1 का स्क्वायर रूट आ गया 1, 1 1 से जुड़ गया। जब आपने x की वैल्यू 4 रखी, 4 का स्क्वायर रूट कितना आया, 2, 4 जुड़ गया 2 से। अब देखो यही सारे एलिमेंट जुड़ने वाले हैं, इधर वाले सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज इधर है, सारे एलिमेंट्स की एक ही इमेज है, इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी फंक्शन होने की, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। सिमिलरली जब आप फोर्थ वाला पार्ट करेंगे, 0 1 4 -2 -1 0 1 2, 0 का रूट 0, एंड 0 के आगे माइनस लगाओगे तब भी 0 ही रहता है। 1, 1 का रूट 1, 1 के आगे -1, तो 1 जुड़ गया आपका -1 से। 4, 4 का रूट 2, 2 के आगे -2, तो 4 जुड़ गया -2 से। अब देख सकते हैं कि इस वाले सेट के सारे एलिमेंट जुड़े हुए हैं, सबकी मैपिंग है, सबकी इमेज है, एंड इस वाले सेट के सारे एलिमेंट एक एक से ही जुड़े हुए हैं। 0 खाली 0 से जुड़ा है, 1 खाली -1 से, 4 खाली -2 से। तो इसका मतलब ये भी एक फंक्शन है। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इस तरीके से आपको कोई ना कोई इक्वेशन फॉर्मूला दिया होगा, वहां से आपको सेट बाय सेट चेक करना होगा। अगर लिमिटेड एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पे तो लिमिटेड एलिमेंट थे 3 तो हमने 1 बाय 1 मैपिंग करके देख ली एंड एरो डायग्राम से पता चल गया। लेकिन अगर डायरेक्ट इस तरीके से दे रखा है कि x इज ग्रेटर देन 0, तो अब x 0 से बड़ी तो हजारों लाखों करोड़ों वैल्यू आएंगी, तो उस केस में आपको ग्राफ से आइडेंटिफाई करना बेटर है कि कोई चीज फंक्शन है या नहीं। देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट ऑल द पॉसिबल फंक्शंस फ्रॉम अल्फा बीटा दिस सेट टू दिस सेट। ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, इस सेट से लेके इस सेट तक आपको जितने भी पॉसिबल फंक्शंस है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप इस सेट को एक बार ए मान लीजिए, इस सेट को बी मान लीजिए, ए से लेके बी तक जितने भी पॉसिबल फंक्शन है सारे आपको रिप्रेजेंट करने हैं। यहाँ पे आपका ए सेट, यहाँ पे आपका बी सेट, यहाँ पे आपने लिख दिया अल्फा बीटा, यहाँ पे आपने लिख दिया 1, 2। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, अल्फा 1 से कनेक्ट हो जाए, बीटा भी 1 से कनेक्ट हो जाए, फंक्शन बनेगा, बिल्कुल फंक्शन बनेगा। दोनों एलिमेंट कनेक्टेड है, दोनों एक एक से ही कनेक्टेड है। अब दूसरा देखिए, दूसरा केस, यहाँ पे ए से लेके बी तक अल्फा बीटा 1 2,
अल्फा भी 2 से कनेक्टेड हो जाए, बीटा भी 2 से कनेक्टेड हो जाए, तो ये भी एक फंक्शन है। दोनों की एक एक इमेज है, दोनों की एक इमेज जरूर है ना, यही कंडीशन होनी चाहिए फंक्शन होने के लिए। और कोई भी केस पॉसिबल है क्या? हाँ, एक और केस पॉसिबल है, अल्फा 2 से बीटा 1 से, ये वाला केस भी बिल्कुल पॉसिबल है। अल्फा 2 से बीटा 1 से, दोनों की एक एक इमेज होगी, दोनों की इमेज है। और कोई केस पॉसिबल? अल्फा 1 से बीटा 2 से, अल्फा 1 से बीटा 2 से। और कोई केस सोच पा रहे हो क्या आप? क्या आप और कोई केस सोच पा रहे हो? मेरे हिसाब से इन दो एलिमेंट से इन दोनों एलिमेंट तक यही 4 फंक्शन पॉसिबल है, 1 2 3 4। फंक्शंस के अंदर ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, आप बीटा 2 पहले लिख दो, अल्फा 1 आगे लिख दो, तो पेयर्स के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अल्फा 1, अल्फा देखो या तो 1 से कनेक्टेड होगा। अब बीटा के पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो बीटा 1 से हो जाए या बीटा 2 से हो जाए। जब अल्फा 1 से हो गया तो बीटा 2 से हो गया, अल्फा 1 से हो गया तो बीटा भी 1 से हो गया। ये दोनों केस लिख दिए हमने। अगली बार अल्फा 2 से हो गया तो बीटा के पास अब भी दो अपॉर्चुनिटी है, या तो बीटा 2 से हो जाए कि अल्फा भी 2 से हो गया और बीटा भी 2 से हो गया, या फिर अल्फा 2 से हो गया और बीटा 1 से हो गया। तो इस सेट से लेके इस सेट तक 4 पॉसिबल फंक्शन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। चारों को मैंने रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है, आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे एलिमेंट बढ़ते जाएंगे दोनों साइड, तो नंबर ऑफ फंक्शंस भी ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एक सेट दे रखा है ए 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है भैया। दूसरा सेट दे रखा है बी 1 6 8 11 15, 5 एलिमेंट्स है। एक फंक्शन डिफाइन किया ए से लेके बी तक। f1 की वैल्यू दे रखी है 1, इसका मतलब यहां वाले जब आप इनपुट डालना स्टार्ट करेंगे तो यहां पे वैल्यू 1 आ रही है। देखो फंक्शन ए से लेके बी तक डिफाइंड है, यहाँ पे x होता है और यहाँ पे आपका fx होता है, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे आपका fx होता है। जो भी आप x का इनपुट डालोगे उसके हिसाब से fx की आउटपुट आएगी। जब देखो आपने a से b सेट डिफाइन किया, 1 2 3 4 आपने पहले लिख दिया, b के सारे एलिमेंट आप पहले लिख दो, 1 6 8 11 15। अब ये वाले जो चारों एलिमेंट मैपिंग है, ये एक पेयर बनेगा। पेयर किस तरीके से बनेगा? 1 f1 इस तरीके से पेयर बनेगा, 2 f2, 3 f3, 4 f4। x y का ही पेयर बनता है ना, ये x है आपका, ये y है। अब देखो f1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 1 1 का पेयर बन गया। f2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 2 6 का पेयर बन गया। f3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 3 8 का पेयर बन गया। f4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 4 8 का पेयर बन गया। इन पेयर को हम एरो डायग्राम से देख लेते हैं, यहां से हमको एक झटके में पता चल जाएगा कि केवल चीज फंक्शन है या नहीं है। देखो 1 1 से कनेक्टेड है, ठीक है, 2 6 से कनेक्टेड है, 3 8 से कनेक्टेड है एंड 4 भी 8 से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखो 4 एलिमेंट है, चारों की एक एक इमेज है, इसकी भी एक है, इसकी भी एक, इसकी भी एक, इसकी भी एक, एंड चारों कनेक्टेड है। इसका मतलब ये वाली चीज एक फंक्शन है। ये वाले जो कोरस्पॉन्डेंस है, ये जो आपको सारी रिलेशन दे रखी है, ये एक फंक्शन है। और ये दूसरा सेट चेक करते हैं इसी तरीके से, 1 f1 2 f2, इस तरीके से पेयर बना लो। अब सबसे पहले 3 f3। अब रेस्पेक्टिवली 1 f1 की वैल्यू कितनी है? 1, 2 f2 की वैल्यू कितनी है? 6, 3 f3 की वैल्यू कितनी है? 15। ये हमारा बन गया पूरा फंक्शन वाला सेट। आइए इसको एरो डायग्राम पे देख लेते हैं, वहां से हमको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये वाली चीज फंक्शन है या नहीं। 1 2 3 4 ए सेट से बी सेट तक डिफाइन है भैया। 1 2 3 4 बी यहाँ पे लिख दो, 1 6 8 11 और 15। अब देखो 1 जो है 1 से कनेक्टेड है, 2 जो है 6 से कनेक्टेड है, 3 जो है 15 से कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे कोई भी चीज, अगर कोई भी एरो डायग्राम दे दे, कोई भी रिलेशन दे दी, वो फंक्शन है या नहीं चेक करने के लिए पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन होती है कि इधर वाले सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। अब 4 एलिमेंट ऐसा है उसकी कोई इमेज ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे f4 की कोई वैल्यू नहीं दे रखी। इसका मतलब ये वाली चीज एक फंक्शन नहीं है, ये वाली चीज एक फंक्शन नहीं है। ये वाली चीज एक फंक्शन थी क्योंकि सबकी वैल्यू है एंड सबकी यूनिक वैल्यू है। आई होप आपको फंक्शंस का बेसिक फंडा समझ आया होगा कि रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, फंक्शन को हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने 4 तरीके देखे हैं, रोस्टर, सेट बिल्डर, आपका एरो डायग्राम जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हो, एंड सबसे आखिरी आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें आप ग्राफ बना के वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन से पता लगाते हो कि फंक्शन
है या नहीं है। तो हमने फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन सीखा, कितनी सारी रिलेशन को हमने चेक किया कि वो फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन है या नहीं है चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका या तो एरो डायग्राम या फिर आप ग्राफ से पता लगा सकते हो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच के। इसके आगे वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फंक्शंस के कितने टाइप होते हैं, सबकी प्रेजेंटेशन, एंड एक नया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन अपने रिलेशंस में पढ़ा था, तो अगर आप नेक्स्ट लेक्चर देखने आएंगे तो जरूर रिलेशंस वाला डोमेन, कोडोमेन, रेंज आप रिवाइज करके आना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट करके हमें सजेशन दें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में पहुंचाएं ताकि वो भी इस अच्छे कंटेंट का फ़ायदा उठा पाए। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस अपने आप नोटिफिकेशन में दिख जाएं। थैंक यू।